नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक एक साल पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी रीट्स और इन्वेट इन्वेस्टमेंट में। तो इस एक साल में कैसा रहा परफॉर्मेंस, कैसा रहा पूरा मेरा जर्नी, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज मैं बैक टेस्टिंग की बात नहीं करूंगा, एक्चुअल डेटा जो मैंने खुद इन्वेस्ट करके, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, जो रिटर्न्स मुझे मिले हैं, वो सब मैं बात करने वाला हूं। तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि रीट्स और इन्वेट्स क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन, सब कुछ मैंने कवर किया था। उसके डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है और आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बात करता हूँ कि क्या रहा है मेरा जर्नी। तो मैंने बात करी थी कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताए थे दो मेथड्स। मंथली रेगुलर सिप, यानी कि आप एक कोई फिक्स डेट चूज कर लीजिए, और जो छह हैं, तीन रीट्स और तीन इन्वेट्स, उनमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट चूज कर लीजिए अपने सहूलियत के हिसाब से, और हर मंथ की उस डेट पे एसआईपीस करते रहिए। ठीक है, ये वाला मेथड। और दूसरा मैंने बताया था वैल्यू सिप मेथड। वो भी एक तरह की एसआईपी है, लेकिन उसमें जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो ज्यादा खरीदते हैं, जब उठा हुआ होता है तो बेचते हुए भी चलते हैं। तो मैंने पहला वाला मेथड यूज किया है और उसी का रिव्यू मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तीन रीट्स और तीन इन्वेट्स अभी अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में, तो मैंने उन सब में इक्वल इक्वल अमाउंट सिप किया। और मैंने सिप स्टार्ट करी थी पिछले साल सितंबर 2021, यानी कि अभी एक साल हो गया है। और मैंने 2000 की मंथली सिप करी थी हर एक रीट और इन्वेट में, यानी कि टोटल 12,000, 2000 इंटू सिक्स, 12,000। तो अभी तक मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है 1,51,755। ये मेरा बेस इन्वेस्टमेंट है जो मेरे पॉकेट से गया है। और अभी करंट वैल्यू चल रही है सारे रीट्स और इन्वेट्स की। अभी मैं थोड़ी देर में आपको वो शीट भी दिखाऊंगा जहां मैं ट्रैक करके रखता हूँ अपने इनकी वैल्यू और जो रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं। तो करंट वैल्यू अभी चल रही है 1,57,986। टोटल डिविडेंड्स, तो रीट्स और इन्वेट्स में फायदा क्या है? पहले तो आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, तो उनमें आपको रेगुलर इनकम भी आती रहती है डिविडेंड्स के फॉर्म में। इन्हें ये डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं इनकी लैंग्वेज में। आप डिविडेंड्स की तरह समझ सकते हैं उन्हें, जैसे स्टॉक्स में डिविडेंड्स आते हैं, इसमें भी डिविडेंड्स आते हैं। तो अभी तक मुझे डिविडेंड्स मिल चुके हैं, तो डिविडेंड्स कैश के फॉर्म में आते हैं, यानी कि आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो मुझे मिल चुके हैं 7,145 रुपीज, यानी कि रियलाइज्ड ROI 4.71%। तो अगर मैं सीधा सीधा डिविडेंड अमाउंट को डिवाइड कर दूं जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो मुझे ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता है 4.71%। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि मैंने SIP मोड में किया है, यानी पहले मंथ सिर्फ 12,000, फिर दूसरे मंथ तक 24,000 के करीब, फिर तीसरे में और 12,000, ऐसे करते करते मैं 1,51,000 की वैल्यू तक पहुंचा हूं। तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे तो कायदे से हमें XIRR निकालना चाहिए जो कि इससे ज्यादा आएगा, बट जस्ट एक रफ आइडिया आपको देने के लिए कि 4.71% अगर सीधा सीधा हम डिवाइड करते हैं तो। अनरियलाइज ROI, क्योंकि इन रीट्स और इन्वेट्स में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डिविडेंड्स मिलते हैं, इनमें इनकी खुद की वैल्यू भी बढ़ती घटती रहती है। जैसे कि स्टॉक्स की घटती है, ETFs की घटती बढ़ती है, वैसे इनकी भी घटती बढ़ती है, और ये एक्सचेंज पे ट्रेड भी होते हैं। आप ETFs की तरह इन्हें खरीद बेच सकते हैं। तो इनकी वैल्यू अभी ओवरऑल बढ़ी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया करंट वैल्यू ऊपर आप देख सकते हैं 1,57,000, यानी कि मेरा अनरियलाइज्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 4.11%। अनरियलाइज्ड इसलिए क्योंकि वो यूनिट्स मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैंने उन्हें बेचा नहीं है, यानी कि मैंने ना उसमें लॉस बुक किया है ना प्रॉफिट बुक किया है, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल मेरा 8.81% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है। अगेन ये XIRR के फॉर्म में ज्यादा दिखेगा, लेकिन एब्सोल्यूट फॉर्म में अगर आप इसे देखते हैं तो एटलीस्ट 8.81% है। अब ये कई लोगों को बहुत कम लगेगा कि क्या बकवास है, इतने, इससे अच्छा तो किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, इससे अच्छा किसी और स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करें। देखिए, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरा पर्सपेक्टिव इस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं एक रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अगर आपको रियल एस्टेट में खुद से खरीदना हो, डायरेक्टली एक कोई 1 BHK हाउस खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो जिस 1 BHK हाउस में मैं अभी रेंट पे रह रहा हूँ उसकी कीमत लगभग अभी चल रही है मार्केट में 45 लाख रुपीज, और इसका मंथली रेंट मैं पे कर रहा हूँ 15,000। यानी कि इस पे जो मेरे मकान मालिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो है 4% का ऑन एन एनुअल बेसिस। लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चाहिए सीधा 45 लाख रुपीज। या तो आप कुछ अपने पॉकेट से भरेंगे या फिर आप EMIs लेंगे, यानी कि लोन लेंगे और EMIs भरते हुए चलेंगे, तब जाके आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन रीट्स और इन्वेस्ट के केस में आप छोटे छोटे अपने खुद के EMI आप तय करेंगे और वो इन्वेस्ट करते हुए चलेंगे, और उस पर आपको रिटर्न्स आते रहेंगे और डिविडेंड्स आते रहेंगे, और उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। जैसे कि रियल एस्टेट में होता है कि जो जो ये 1 BHK हाउस है, इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स मार्केट में बढ़ रही है जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है। वो सब केस रीट्स और इन्वेस्ट में भी होता है। क्योंकि ये वाला इन्वेस्टमेंट रीट और इन्वेस्ट में जो हम करते हैं काफी सेफ है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, यानी स्टॉक्स में जो हम करते हैं डायरेक्टली। तो इसका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं सेफर इंस्ट्रूमेंट से ही करूंगा, यानी कि FDs से।
तो मैंने एक एफडी करी थी HDFC बैंक में 2 लाख रुपीज की 5 साल के लिए, जो मैंने पिछले साल February 2021 में स्टार्ट करी थी, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 5.5% मिल रहा है। और मैंने उसे क्वार्टरली इंटरेस्ट मोड में ले रखा है, यानी कि हर क्वार्टर मुझे उसका इंटरेस्ट पे आउट हो जाता है। तो उसका क्वार्टरली इंटरेस्ट मुझे आता है 2750, जिसमें मुझे लमसम एक साथ 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़े, तब जाके मुझे 2750 आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको शीट दिखाता हूँ, ये वाली। इसमें अभी क्या सिनेरियो हो गया है, तो जो मैं ट्रैकिंग के लिए यूज करता हूँ अपनी, ये है वो शीट जो मैंने आपसे उस वीडियो में शेयर भी करी थी। आप उसे यूज कर सकते हैं अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट SIP मोड से करना चाहते हैं। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट समरी में मेरे सारे 6 के 6 रीट्स और इन्वेट्स मुझे दिख रहे हैं, और उसमें कितनी क्वांटिटी मैंने हर एक में खरीदी है, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया है, एवरेज प्राइस क्या आ रहा है, और उसकी करंट वैल्यू क्या है, उसमें नोशनल प्रॉफिट क्या है, ओके, अमाउंट वाइज एंड परसेंटेज वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिविडेंड्स अब तक कितना मिल चुका है, और इस डिविडेंड की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि सिंपली इस डिविडेंड को डिवाइड कर दिया जो टोटल इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से क्या परसेंटेज बन के आ रही है। और इसे अगर मैं जस्ट मंथली में कैलकुलेट करना चाहूँ तो मंथली मुझे कितना मिल रहा है, ठीक है। और फाइनली नोशनल प्रॉफिट को और ये रियलाइज प्रॉफिट को मैंने परसेंटेज में एक साथ ऐड करके देखा है कि ओवरऑल मुझे क्या इसकी रिटर्न्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग में अलग अलग आए हैं। सबसे ज्यादा अभी तक पावर ग्रिड सबसे पावर के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें 13.34%, जिसमें से रियलाइज 5.06% है, यानी कि इतना मुझे डिविडेंड्स आ चुके हैं। और नोशनल 8.28% चल रहा है, ये इसकी नोशनल वैल्यू है क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, ठीक है। और सबसे कम चल रहा है एम्बेसी का, ये सबसे पीछे है, ठीक है। तो अलग अलग उसकी अलग अलग परफॉर्मेंस है। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसे आराम से बैठ के देख भी सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। लेकिन मैं इसमें अभी इतना वरीड नहीं हूँ कि एम्बेसी में इतना कम आया है और इंडिया ग्रिड में भी ठीक ठाक आया है। मतलब एम्बेसी सबसे पुअर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन अभी मुझे इतना कोई वेरी नहीं है। लेकिन मुझे अभी इसकी इतनी चिंता नहीं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप किसी घर को खरीदते हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, उसमें रिटर्न्स आने में टाइम लगते हैं। यहाँ तो हमें फ्रीक्वेंटली डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं, और बाकी जो अप्रिसिएशन है वो धीरे धीरे होता रहेगा। तो देखते हैं वो कहाँ तक जाएगा, और किस किस महीने में कितना डिविडेंड आया वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है ओवरऑल परफॉर्मेंस रीट और इनविट की। अब आप जैसे जानते हैं मैं किसी स्ट्रेटेजी को ऐसे प्रमोट नहीं करता कि ये ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। मेरा काम है आप तक किसी स्ट्रेटेजी के प्रोज एंड कॉन्स लेकर आना, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं वो लाना, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू या तो बैक टेस्टिंग से या फिर इस तरह से एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आई है उससे आपके सामने लेकर आना। उसके बाद आप खुद जज हैं, आप देख सकते हैं कि ओके मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने कवर किए थे। तो रीट और इन्वेट में इन्वेस्ट करने के प्रोज और कॉन्स क्या है, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं जो ज्यादा है, और इसी वजह से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। सबसे पहले स्टेडी रिटर्न्स, क्योंकि आपने देखा कि इसमें क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड्स आते रहते हैं, तो हमारे पास स्टेडी रिटर्न्स आते रहते हैं, साथ में एप्रिसिएशन भी होता रहता है हमारे यूनिट्स का। मोर लिक्विड देन कन्वेंशनल रियल एस्टेट, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये हाउस का, तो मेरे मकान मालिक ने इसे खरीदा 45 लाख में, या इससे सस्ता खरीदा होगा। अब उसे बेचना है तो उनको पहले कोई ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद बेचना पड़ेगा। किस डील में किस प्राइस पे बिकेगा, अभी मार्केट में डिमांड है नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपके जो रीट्स और इन्वेट्स हैं, ये आप शेयर मार्केट में कभी भी बेच और खरीद सकते हैं, यानी कि आराम से लिक्विड कर सकते हैं अपने पैसे को बेचकर। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपको रियल एस्टेट खरीदना है एक्चुअल का, तो आपको बहुत सारे लॉज को ध्यान में रख के, बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रख के लोन लेना पड़ता है, और मेक श्योर करना पड़ता है कि लीगल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई डिस्प्यूट ना हो, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको वो कोई हैसल नहीं है, प्रोफेशनल टीम इन्हें मैनेज करती है, वो सारी चीजों का हिसाब किताब करके ही इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट टेंशन फ्री रहता है। हेल्प्स इन डाइवर्सिफिकेशन, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, एफडीज कर रखी हैं, पीपीएफ कर रखी हैं, तो ये एक और एसेट क्लास आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे कि कोई नया इन्वेस्टर है और नई नई जॉब लगी है उसकी, और वो कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है, ताकि आज स्टार्ट करे और आज से 10-15 साल बाद उसके पास कुछ अच्छा कॉर्पस हो जाए, जिससे वो अपना खुद का घर खरीद सके, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो भी उसका सपना है वो खरीद सके। तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, और आपको डाइवर्सिफिकेशन उस सेंस में ये देता है। एंड मैनेज बाय प्रोफेशनल, तो ये सारा जो रियल एस्टेट और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, तो आपको वो कोई हासिल नहीं पड़ता है। और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, कब खरीदी जाएगी, कब बेची जाएगी, वो सारी चीजें
और ट्रांसपेरेंसी की कितने में डील हुई, कितने में वो सब, वो आपको नहीं पता होगा। आपको तो फाइनल एक रीट और इनविट्स की यूनिट्स पता होंगी, आप उनका ओवरऑल बिजनेस वगैरह देख सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है वो उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं देख सकते, और कंट्रोल तो हमारा उस पर है ही नहीं कि कहाँ खरीदेंगे कहाँ बेचेंगे, वो सब वो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। विच इन माई अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज, इट्स एन एडवांटेज, क्योंकि उन प्रोफेशनल्स को पता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लीगल प्रॉपर्टीज ही खरीदते हैं। कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन्हें ही मैनेज करने हैं, हमें कुछ नहीं मैनेज करना है। लिमिटेड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, जैसा कि अभी आपने देखा है, इसमें रिटर्न्स इतने बहुत अगर आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, स्टॉक से कंपेयर करें तो उतने ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बैक टेस्टिंग में आपको दिखाया था अपने वीडियो में, उससे आप चेक भी कर सकते हैं कि पहले अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा है, और अभी मैंने 1 साल का लाइव आपको दिखा दिया है जो मेरी इन्वेस्टमेंट रही है, तो इसमें ठीक ठाक स्टडी ग्रोथ आपको मिल जाता है। रिस्क एकिन टू दैट ऑफ द ब्रॉडर रियल एस्टेट मार्केट, तो अगर रियल एस्टेट मार्केट में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो रिस्क यहाँ भी है, क्योंकि ये तो रियल एस्टेट ही है डायरेक्टली। तो अगर रियल एस्टेट में कोई स्लम्प आ जाता है, कोई ऐसे लॉज आ जाते हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट डाउन हो जाता है, तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा। और अगर कोई बूम आता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट का इसका ग्रोथ भी बूम में आ जाएगा, मतलब इसको भी फायदा होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस रिव्यू से आपको कुछ मदद मिली होगी जानने में कि कैसा रहा मेरा अभी तक का जर्नी, और शायद अगर आपने भी खुद इन्वेस्ट किया था, रिसेंटली स्टार्ट किया या मेरे साथ स्टार्ट किया था, आपका कैसा जर्नी रहा वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और इसी तरह और भी स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, उनके रिव्यूज लेकर आऊंगा, ताकि आप उनके बारे में भी जान सके कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्योंकि परफॉर्मेंस देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, या फिर कॉन्फिडेंस चला जाता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखे, और परफॉर्मेंस अच्छी दिखे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो उन्हीं सब बातों के लिए मैं आपके लिए जल्दी ही और रिव्यूज लेकर आने वाला हूँ। आप कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज मैं रिव्यू करूं, ऑल्दो मैंने लिस्ट बना रखी है मैं क्या क्या रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर कुछ मिस हो गया हो, ठीक है, तो ये रियल इन्वेस्टमेंट के रिव्यूज होंगे, तो जो मैं खुद पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे, उन्हीं के रिव्यूज मैं लेकर आऊंगा। फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस किस का आप देखना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में जल्दी से जल्दी आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। और दोस्तों, महेश सर की ये वाली किताब आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसमें भी उन्होंने मेंशन किया है ये REITs और इनविट्स में इन्वेस्टमेंट करना, ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो सके। इस बुक को मैंने पूरा खत्म कर ही लिया ऑलमोस्ट, तो इसका रिव्यू भी मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊंगा। काफी अमेजिंग बुक है, खासकर उनके लिए जो न्यू बिगिनर्स हैं, और जो एडवांस यूजर्स भी हैं उनके लिए भी इसमें काफी कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ न्यू बिगिनर्स के लिए ही है, हर किसी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। महेश सर की लैंग्वेज तो हमेशा इतनी सरल होती ही है, तो इसका जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और अगर आप ऑलरेडी खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदा है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस बुक को खरीद सकते हैं। कि मैंने कहा ना, पर्सनली मुझे काफी पसंद आती है महेश सर की बुक, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए आपसे परमिशन लेना चाहूंगा जाने की, और जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।